मॉडर्न हिस्ट्री मणिकांत सर की जो बुक है उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है, इसको मैं पढ़ूंगा और साथ साथ जो जो वर्ड मुश्किल होंगे उनको समझाता रहूँगा। ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में तीन बुनियादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं। आधुनिक वाले में ये हैं साम्राज्यवादी, नव साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी। तो यहाँ पर साम्राज्यवादी नव साम्राज्यवादी एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, राष्ट्रवादी मार्क्सवादी। इन तीन नज़रियों से ही हम आधुनिक भारत के इतिहास को देखते हैं। अब साम्राज्यवादी वाला देख लेते हैं। ठीक है, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण सबसे पहले लॉर्ड मिंटो आदि वायसरॉय की उद्घोषणा में उभर कर सामने आया है। पहली बार इसे बैलेंटाइन शिरोल रोलेट समिति की रिपोर्ट बर्नी रोफेट एंड मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 वाले, ठीक है, की रिपोर्ट आदि के द्वारा सुनियोजित रूप से रखा गया था। ये रिपोर्ट मेरे अकॉर्डिंग 1917 में आई है। सही है। सबसे पहले एक अमेरिकी विद्वान ब्रूस टी मैकुली द्वारा इसे सैद्धांतिक आधार प्रदान किया गया 1940 ईस्वी में। आगे पर्सिवल स्पियर, रेगिनाल्ड कूपलैंड, अनिल सील, जे गलहर आदि ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, परंतु कूपलैंड और स्पियर ने इसके उदारवादी रूप को प्रस्तुत किया। अनिल सील और उसके अनुगामियों ने 1968 के पश्चात साम्राज्यवादी दृष्टिकोण का वह अनुदारवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जिसे लोकप्रिय रूप से कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो इस बारे में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, मैं रिपीट कर देता हूँ। लॉर्ड मिंटो, बैलेंटाइन शिलोर रोलेट समिति की रिपोर्ट, बर्नी रोफेट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, ब्रोस्टी मैकुली 1940, पर्सिबल स्पियर, रेगिनार्ड कूपलैंड, अनिल सिल, जे गलहर और कूपलैंड और स्पियर। ठीक है, 1968। अब इसके मैं शॉर्ट नोट भी बना के दूंगा और उसको भी क्या बोलते हैं ये वीडियो के थ्रू पढ़ाऊँगा। ओके, अभी हम इसको पढ़ते हैं। इतिहास लेखन का कैम्ब्रिज स्कूल भारत में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे के रूप में उपनिवेशवाद के अस्तित्व को नकारता है। बहुत ही गहरा बिंदु है। ठीक है, वो उपनिवेशवाद बोलते हैं, हमने उपनिवेशवाद था ही नहीं भारत में। ये कौन कहते हैं? कैम्ब्रिज स्कूल। कैम्ब्रिज इतिहास लेखकों ने उपनिवेशवाद को केवल विदेशी शासन के रूप में देखा। तो वो बोलते हैं कि विदेशों का शासन था, उपनिवेशवाद नहीं था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि तो हम उसका शोषण कर रहे हैं, मतलब जो मातृ देश है यानी कि इंग्लैंड भारत का शोषण कर रहा है, उसको उपनिवेश कहेंगे, है ना, कॉलोनी कहेंगे। जबकि विदेशी शासन है तो शासन कर रहे हैं, हमने तुम्हें कुछ सिखाया भी है। ठीक है, साथ अब आगे बढ़ते हैं। साथ ही वे ये भी नहीं मानते कि भारत के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विकास के लिए उपनिवेशवादी पद्धति का अंत आवश्यक था। है ना, ये वाला तो सेंटेंस समझ आ गया होगा कि उपनिवेशवाद पद्धति का अंत आवश्यक नहीं था। ठीक है, अतः इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की व्याख्या इस तथ्य की अस्वीकृति पर आधारित थी कि भारतीय जनता एवं उपनिवेशिक शासक के हितों में किसी प्रकार का मौलिक विरोधाभास था, और ये भी एक इस मौलिक विरोधाभास ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किसी प्रकार की भूमिका निभाई। तो यहाँ पर ये कहना चाह रही है, ये वाले सेंटेंस ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता एवं उपनिवेशिक शासक के हितों में किसी भी प्रकार का मौलिक विरोधाभास नहीं था। ठीक है, मतलब जनता चाहती थी कि उपनिवेश हमारे लिए हो। तब फिर ये कैसे, अभी देखेंगे आगे कैसे सिद्ध करेंगे कि विद्रोह हैं। देखेंगे कैम्ब्रिज वाले कैसे सिद्ध कर रहे हैं कि विद्रोह हैं। और इस मौलिक विरोधाभास ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किसी प्रकार की भूमिका निभाई। ठीक है, और मतलब ये मौलिक विरोधाभास हुआ और इसने क्या बोलते हैं, इसमें ये विरोधाभास नहीं हुआ है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग अपनी दिशा विकास की चल रहा है, वो भी एक पहलू आ जाएगा। ठीक है, अतः वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद के संघर्ष को एक छद्म संघर्ष मानते हैं। मतलब छद्म संघर्ष का मतलब है यहाँ पर कि वो एक सीमित, ये बोलते हैं कि आपस में ही वो नीचे, मतलब आपस में ही वो अपने खुद दबाने के लिए, जैसे कि जमींदार नीचे के लोगों को दबाने के लिए ये विद्रोह कर रहे थे, ना कि उपनिवेशवाद के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब एक कैम्ब्रिज इतिहासकार और क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो हमें एक बिंदु पता लगा कैम्ब्रिज इतिहासकारों का, उपनिवेशवाद को नकार के वो विदेशी शासन लाना चाहते हैं। दूसरा बिंदु पता लगा हमें कि उपनिवेशवाद पद्धति का अंत आवश्यक था, इस बात को भी नकारते हैं कि अंत आवश्यक नहीं था। सही है, उपनिवेशवाद पद्धति का। और तीसरी बात वो कहते हैं, वो अस्वीकृत करते हैं कि मौलिक विरोधाभास था किसमें, शासक और क्या बोलते हैं जनता में ही मौलिक विरोधाभास था। ठीक है, चौथा पॉइंट वो कहते हैं
कि राष्ट्रीयवाद का संघर्ष एक छद्म संघर्ष है। सही है। अब देखते हैं कि कैम्ब्रिज इतिहासकार, 4 बातें हमने देख ली हैं। कैम्ब्रिज इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है कि भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में था, बल्कि वे मानते हैं कि जिसे भारत के नाम से जाना जाता है वे वस्तुतः विभिन्न धर्मों, जातियों, समुदायों और हितों का समूह था। तो वो राष्ट्रवाद को नकारते हैं। ठीक है। छठा पॉइंट, भारत विभिन्न पहचानों यथा ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम, आर्य, भद्रलोक आदि पहचानों में विभाजित है। विभाजित मतलब राष्ट्रवाद को नकारते हैं वो लोग, है ना। अनिल सिल कहते हैं कि भारतीय राजनीति इन्हीं हिंदू हित समूह के इर्द गिर्द चक्कर काटती है थी। उनके विचार में ये तथ्य भारतीय राष्ट्रवाद को चीन, जापान, मुस्लिम देशों और अफ्रीका के राष्ट्रवाद से अलग करता है। तो भारत के अंदर राष्ट्रवाद को नकारते थे, और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल क्या कह दिए हैं कि हमारे यहाँ ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण, ETC जनजाति थी, है ना। हमारे हित समूह जो हैं वो इसी के आसपास रहते थे, किसके, हिंदू मुस्लिम के, है ना, हित समूह जो हैं, और वो राष्ट्रवाद को नकारते हैं। इसमें से प्रमुख जो कैम्ब्रिज चिंतक है वो अनिल सिल इस बात को बिल्कुल तथ्यों के साथ दर्शाता है। हमने 7 बिंदु देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय जनता के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, राष्ट्रीय आंदोलन, है ना, तो किसके हितों का प्रतिनिधित्व करता था? तो उसमें कैम्ब्रिज क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज लोग, जो कि मैंने बताया, कैम्ब्रिज इतिहासकार कहते हैं, उसमें अनिल सिल है, एक दो बार नाम और रिपीट कर दूँ, कूपलैंड है, रेगिनाल्ड है, पर्सिबल स्पेयर है, JL गैलर है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि कुलीन समूह के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रवाद पर अनिल सिल, बंगाल पर अमेरिकी इतिहासकार ब्रूमफील्ड एवं कुछ समय तक गांधी के उदय पर जूडिथ ब्राउन के लेखन ने ऐसा चलन चलाया जिसमें राष्ट्रवाद की व्याख्या असमान विकास एवं समानता, जाति पर आधारित प्रांतीय अभिजात समूह की प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य में की जाती थी। ठीक है। तो मतलब विकास, समानता, जाति का हो रहा है तो सही है, प्रांत या समूह के प्रतियोगिता हो रही है तो अब सही है ना। राष्ट्रवाद तब सही है कि जाति केंद्रित है या प्रांत में कोई विकास हो गया, उस पर राष्ट्रवाद चल रहा है। तो ऐसा किस लोगों ने कहा है, जूडिथ ब्राउन ने कहा है, ब्रूमफील्ड ने कहा है ना, अनिल सिल ने कहा है। आगे बढ़ते हैं। ये अभिजात समूह थे बंगाली, भद्रलोक, चिंतबावन, ब्राह्मण और हिंदी भाषी अथवा आंध्र के क्षेत्र में अभिजात समूह। ठीक है। मतलब इसी केंद्र पे राष्ट्रवाद था। ये वो लोग ये बोल रहे हैं राष्ट्रवाद पूरे एक राष्ट्र को की परिसीमा को खींच कर नहीं बना रहे। ठीक है। उनके विचार में राष्ट्रवाद रोजगार संबंधी कुंठा जैसी अत्यंत संकीर्ण एवं स्वार्थी भौतिक अभिप्रेरणाओं से परिचालित था। मतलब लोगों को रोजगार चाहिए, इसलिए वो राष्ट्र को एक साथ ला रहे थे। बताओ कितनी है। ये अनिल सिल लोग जैसे लोग कह रहे हैं। अनिल सिल का मानना था कि राष्ट्रीय आंदोलन ब्रिटिश अनुकंपा प्राप्त करने के लिए अभिजात गुट का दूसरे अभिजात गुट के विरुद्ध संघर्ष था। कितनी बड़ी बात बोलती है अनिल सिल ने, है ना। और राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव एवं विकास में ब्रिटिशों की मुख्य भूमिका ये थी कि ब्रिटिश शासन ने पारस्परिक ईर्ष्या और संघर्ष को तीव्र कर दिया। उसने नए क्षेत्रों एवं संस्थाओं का सृजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा और तीव्र हो गए, है ना। किसने, ब्रिटिशों ने कुछ ऐसी संस्थाएं बना दी जिससे और संघर्ष और तीव्र हो गया आपस में। सील गलहर और उनके अनुयायियों ने इस आधार को भी स्पष्ट किया जिस पर इन अभिजात गुटों का निर्माण हुआ था। इन लेखकों ने ब्रिटिश इतिहासकार लेविस नीमियर के दृष्टिकोण को ही अपनाया। किसने, लेखकों ने ब्रिटिश इतिहासकार लेविस नीमियर के दृष्टिकोण को, है ना, वो भी एक कैम्ब्रिज वादी है, तो अपनाया इस बात की, और इस मत की पुष्टि की कि संरक्षण और संरक्षित दो शब्द होते हैं ना, संबंधों के आधार पर इन अभिजात गुटों का निर्माण हुआ है। ठीक है। उन्होंने ये भी सिद्धांत आरोपित करने की कोशिश की कि चूंकि ब्रिटिश ने क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक शक्तियों का विस्तार किया है, मतलब वो मानते थे, क्या बोलते हैं कि वो जो शक्तियाँ ऐसी बनाई गई हैं वो ब्रिटिश द्वारा ही बनाई गई हैं क्षेत्रीय और प्रांतीय स्तर पर, तथा क्षेत्रीय कॉलोनियों उन संरक्षण और संरक्षितों को जिनको हितों का वे संवर्धन करते थे संगठित कर क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति प्रारंभ की। अतः भारतीय राजनीति की शुरुआत इसी संरक्षक संरक्षित संबंधों के आधार पर हुआ। क्रमिक रूप में बड़े नेताओं का उद्भव हुआ और इन नेताओं ने दलालों के रूप में क्षेत्रीय कॉलोनियों की राजनीति में समन्वय स्थापित किया। ठीक हो गया। अतः कालांतर मतलब एक टाइम के बाद की बात है, उस समय के बाद की बात है, काल का अंतर, है ना।
कालांतर में अखिल भारतीय दलालों का उद्भव हुआ, जैसे कि INA यानी कि ये INS यानी कि इंडियन नेशनल INC कांग्रेस को कह रहे हैं। सफलतापूर्वक हितों की समृद्धि के लिए अखिल भारतीय दलालों को प्रांतीय स्तर के दलालों की जरूरत पड़ी और क्षेत्रीय स्तर के दलालों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह हम देखते हैं कि कैम्ब्रिज इतिहासकारों की दृष्टि प्रारंभ से ही दूषित रही है। हाँ, इतिहासकारों के शोधों का फ़ायदा अन्य इतिहासकारों ने उठाया। अब कैसे उठाया वो देखते हैं हम। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण राष्ट्रवादी इतिहास लेखन है। ब्रिटिश शासन काल में इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व राजपत राय, AC मजूमदार, पट्टाभी सीतारामैया, RG सुप्रधान, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, CF एंड्रयूज, गिरिजा मुखर्जी आदि कर रहे थे। राष्ट्रवादी इतिहासकार उपनिवेशवाद के शोषक चरित्र की समझ प्रदर्शित करते हैं, किंतु कुल मिलाकर वे महसूस करते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीयता या स्वतंत्रता के विचार के प्रसार एवं उसके मूर्तिकरण का परिणाम था। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की दृष्टि में राष्ट्रीय आंदोलन में जनता की भागीदारी बहुत प्रभावपूर्ण एवं स्वाभाविक थी। किसकी बात कर रहे हैं ये राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को कैसा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मूल्यतः सभी भारतीयों के हित सदैव विदेशी सत्ता के विरोधी ही थे। सभी भारतीयों के हित सदैव विदेशी सत्ता के विरोधी। हाँ, सही तो कह रही है। केवल चमत्कारी नेता की कमी थी, परंतु उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि उन्होंने वर्ग या जाति के संदर्भ में भारतीय समाज के आंतरिक विरोधाभास को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने इस तथ्य की उपेक्षा की कि राष्ट्रीय आंदोलन सभी भारतीयों के हितों का समान रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता था। वे प्रायः तथ्यों की व्याख्या में वही दृष्टिकोण अपनाते देखे जाते हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के दक्षिणपंथी रुझान वाला समूह अपनाता है और उसे राष्ट्रीय आंदोलन का ढंग बताने की भूल करते हैं। चलो इसको बाकी का चैप्टर नंबर 2 देख लेंगे। इसका पार्ट 1 है, उस पार्ट 2 को चैप्टर नंबर 2 में देख लेंगे। ओके।